अब हम 5-8 को छमियोंग ग्रुप के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में जाते हुए देखते हैं। वो जैसे ही अपने ट्रक में बैठने के लिए जा रहा होता है तभी उसकी नजर 5-7 की गाड़ी पर पड़ती है। उसके ट्रक से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। जब 5-8 वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि 5-7 ने तो वहाँ फांसी लगा ली है और वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम रियू को उसके ऑफिस में देखते हैं। तभी उसके पास वो उसका डॉक्टर आता है और उससे कहता है, सर 5-7 ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है और वो हमारे साथ अब किसी भी काम में की नहीं बनेगा और उसे रूट नंबर 38 पर जाना था, लेकिन वो 25 पर जाकर उसने किसी और को मरवा दिया। तभी रियू गुस्से में कहता है कि मेरे काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, अब इसे मरना ही होगा। वो अपने सामने रखी टेबल पर एक्टिवेट बटन दबा देता है। अब हम 5-8 को देखते हैं जो अपने पास रखे चाकू से उसकी रस्सी काट देता है। 5-8 उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि रियू ने उसकी चिप को एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन वो मरते मरते एक शब्द कह जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मेजर के यहाँ अटैक करवाने में रियू का हाथ था और उसका साथ 5-7 ने दिया था। रियू लोगों पर एक्सपेरिमेंट करवा रहा था क्योंकि उसे जो भयानक बीमारी थी वो उसका इलाज ढूंढ रहा था, इसलिए वो अलग अलग जोन से लोगों की किडनैपिंग करवाता और उन पर एक्सपेरिमेंट करता, यहाँ तक कि वो रिफ्यूजीज के बच्चों को भी किडनैप कर रहा था। अब हम छमियोंग को देखते हैं जो कि रियू के साथ प्रधान जोन में बैठा हुआ है। वो रियू से कहता है कि मैंने सुना है कि आम जोन में बहुत खलबली है, आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तो रियू उससे कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन छमियोंग उससे कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट ने सारी जानकारी दे दी है और जहाँ तक मुझे लगता है ये सारा तुम्हारा किया धरा है। रियू उससे कहता है कि प्रेसिडेंट की बहुत जबान चलने लगी है आजकल। तो छमियोंग उससे कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो तुम। तो रियू उससे कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोगों पर हमारा राज हो और हम उन पर काबू कर सकें। तो छमियोंग कहता है कि ऐसे दुनिया नहीं चल पाएगी, ऐसे तो सब लोगों में हलचल मच जाएगी और हमारी कोई बात नहीं मानेगा। तो रियू उससे कहता है कि ऐसा ही तो मैं चाहता हूँ, जिससे कि लोग अपनी ना चला के मेरी बात माने। तो छमियोंग उससे कहता है कि बेटा तुम मेरी तरह क्यों बनना चाहते हो, मेरी तरह ये काम मत करो, तुम वही गलती कर रहे हो जो मैंने 20 साल पहले की थी। तो रियू उससे कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह ना बनूं, तो अब तुम मेरा एक नया रूप देखोगे। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब रियू अपने रूम में पहुंचकर अपने आदमी से कहता है 5-7 की जगह पे अब हमें किसी और डिलीवरी मैन को रखना होगा, तो अब तुम मेरा प्लान सुनो। छमियोंग ग्रुप के डिलीवरी मैन के मुकाबले की भर्ती के तुम पर्चे छपवाओ और सारे रिफ्यूजी इलाकों में उसकी अनाउंसमेंट करो। अब हम यूनसावर को देखते हैं जिसको अभी अभी होश आया है। उसको वो पुरानी घटना याद आने लगती है और उसको ऐसा लगता है कि रेमी अभी भी जिंदा है, तो वो वहाँ से उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन 4-1 और 5-8 उसको पकड़कर वहीं दबा लेते हैं और 4-1 उसको एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन शाम के टाइम जब 5-8 अपने काम से वापस आता है तो वो देखता है कि यूनसावर तो वहाँ पर है ही नहीं, वो वहाँ से जा चुका था। 4-1 उसे बताती है कि उसके सर में गोली लगी थी, लेकिन वो मरा ही नहीं क्योंकि उसकी खोपड़ी ने उसकी गोली को रोक लिया और इसकी हड्डियां भी लोहे नुमा है। अब हम मेजर को देखते हैं जो कि अभी अभी अपनी ड्यूटी से अपने कमरे में आई है, लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई और भी है। तभी वो अपनी गन निकालकर सीधा उसी कमरे में जाने लगती है और जैसे ही वो उस गेट को खोलती है तो उसमें और कोई नहीं बल्कि यूनसावर ही था। यूनसावर उससे रोते हुए कहता है कि उसके साथ मुझे भी मर जाना चाहिए था, मैं उसे बचा नहीं पाया। तो मेजर उसे दिलासा देती हुई उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उन लोगों के चेहरे याद हैं जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया था। तो यूनसावर उससे कहता है कि नहीं, मुझे उस समय की कोई बात याद नहीं है। तो यूनसावर उससे कहता है कि तुमने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वो उसे गुड बाय बोलकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे मेजर एक निशानी देती है जो कि उसी रेमी की थी। वो उसे पहनकर सीधा वहाँ से निकल जाता है। यूनसावर वहाँ से निकलकर सीधा अपने दोस्तों के पास जाता है। वो अब तक उनके ही साथ पला बड़ा था और उनके ही साथ बाहर खेलने के लिए जाया करता था। जब उसकी बहन और मेजर उसे जाने से रोकती थी तो वो बाहर निकलकर इन्हीं के ही साथ खेला करता था। वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर एक दादाजी भी थे जो उन लोगों का ख्याल रखते थे। यूनसावर की तरह ही उसके दोस्त भी रिफ्यूजी थे जिनको वो दादाजी पाला करते थे। अगले दिन यूनसावर अपने दोस्त के साथ छत पर बैठा होता है, तभी उसके दूसरे दोस्त उसकी तरफ भागते हुए आते हैं, लेकिन उसका पैर फंस जाता है और वो यूनसावर के ऊपर आकर गिरते हैं, जिससे यूनसावर नीचे गिरते गिरते बचता है। लेकिन उसका दोस्त तो उसका नेकर पकड़कर लटका हुआ था जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी उन्हें दादाजी दूर से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मस्ती करो लेकिन मर मत जाना बस। अब हम देखते हैं कि छमियोंग ग्रुप के लोगों ने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है। वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इस बार का मुकाबला लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा जिसको सभी रिफ्यूजी देख सकेंगे। अनाउंसमेंट के समय बहुत सारे पर्चे बांटे जा रहे थे, जिसमें से यूनसावर का दोस्त एक पर्चा लेकर उसके पास पहुंचता है। वो उससे कहता है कि देख यूनसावर, तेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है डिलीवरी मैन बनने का। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा सपना अब इस बार पूरा हो जाएगा और रेमी भी यही चाहती थी। अब हम 5-8 को देखते हैं जो कि अपने ट्रक के साथ जा रहा होता है। तभी वो अपने सामने किसी को खड़ा हुआ देखता है। वो कोई और नहीं बल्कि यूनसावर ही था, लेकिन 5-8 गाड़ी को रोकता ही नहीं बल्कि उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। यूनसावर गाड़ी की स्पीड को देखकर डर जाता है। वो गाड़ी के आने से पहले ही नीचे लेट जाता है और उसे टक्कर नहीं लगती। अब
5-8 अपनी गाड़ी को रोकता है और उससे पूछता है कि तुम क्या मरना चाहते हो। तो युनसावर उससे कहता है कि देखो, मुझे डिलीवरी मैन बनने का बहुत ही सुनहरा मौका मिला है और मैं इसे यूं ही नहीं गवा सकता। तो 5-8 उससे कहता है कि हाँ तो ठीक है, तू जीत ले जाकर, मुझसे क्या लेने आया है। तभी युनसावर कहता है कि इसके लिए तुम ही तो मुझे ट्रेनिंग दोगे। तो 5-8 उससे कहता है कि अगर तुझे वाकई लगता है कि तू इसे जीत सकता है तो ये ले, मैं तुझे एड्रेस देता हूँ, यहाँ तुझे शाम को पहुंचना होगा। 5-8 उसे एक एड्रेस देता है जहाँ पर वो लोगों की ट्रेनिंग कराया करते थे। अब हम मेजर के साथी को देखते हैं जो कि उसके पास आकर उससे कहता है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और मुझे पता चल चुका है कि किन लोगों का किडनैपिंग के मामले में हाथ है। उसने सभी डिलीवरी मैन की छुट्टियों की डिटेल निकाली जिसमें से 5-7 को हर बार ही छुट्टी पर पाया गया। अब वो मेजर से कहता है कि पता नहीं क्यों 5-8 हर बार ही ए जोन के बाहर ही रहता है जबकि उसे ए जोन के अंदर ही होना चाहिए। अब ये लोग ए जोन के बाहर ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं, कहीं ये लोग वहीं कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे। अब हम मेजर को कुछ दूरी पर उस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर पहाड़ी पर देखते हैं। अंदर 5-8 और उसकी टीम म्यूटेंट के बारे में बात कर रही थी, मतलब युनसावर के बारे में। तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि क्यों ना हम इस लड़के को अपने काम में इसकी मदद लें। दरअसल ये लोग जान चुके थे कि इस किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है, लेकिन मेजर और उसका साथी तो कुछ और ही समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन सब के पीछे इन्हीं डिलीवरी मैन्स का हाथ है, बल्कि वो तो खुद ही उनको ढूंढने की प्लानिंग कर रहे थे। अब हम मेजर को ट्रेनिंग सेंटर के गेट पर देखते हैं, जो गेट खोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी गेट अंदर से ही खुल जाता है जिससे 5-8 ने खोला था। 5-8 उससे पूछता है कि इस वक्त आने का क्या मतलब है आपका। वो उसे अंदर लेकर आता है, वो उसे पीछे हुई सारी घटना को उसे सुनाती है। वो उससे कहती है कि हमें ऐसा लग रहा था कि इन सारे मामलों के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारे ही सब डिलीवरी मैन्स का हाथ है। तो 5-8 उसे सारी घटनाओं के बारे में उसे बता देता है। रियो ने आम जोन में जहरीली हवा छोड़नी शुरू कर दी है क्योंकि छमियों की ताकत उसकी ऑक्सीजन ही है जो लोगों को उससे जोड़े रखती है, क्योंकि अब हवा साफ होने लगी है और अगर हवा साफ हो गई तो उसका साथ कोई नहीं देगा, इसलिए वो उसको ऐसा ही रखने के लिए हवा में जहर मिला रहा है। अब हम युनसावर को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि उसने मुझे एड्रेस दिया है, तो अब वहाँ पर क्या होगा। उसके दोस्त उसे एक गाइड देते हैं जिसमें किसी ट्रेनिंग लेने वाले बंदे ने उस गाइड को लिखा था और उसमें लिख रखा था कि ट्रेनिंग सेंटर एक मौत का गोला है जिसमें अगर तुम पहुंच गए तो दोबारा वापस नहीं आ सकते। अब हम अगले दिन युनसावर को ट्रेनिंग सेंटर के बाहर देखते हैं। युनसावर जैसे ही गेट को खोलता है तो उसके सामने 5-8 और 4-1 होती है। तो 4-1 5-8 से कहती है कि मैं इसे ट्रेन करती हूँ। तो 5-8 कहता है कि नहीं, इसे मैं सिखाऊंगा। तो 4-1 हंसते हुए कहती है कि नहीं, रहने दो सर, तुम्हारी मार से तो ये मर ही जाएगा। तो वो कहता है इतना भी नहीं मारूंगा। अब हम युनसावर को 5-8 के साथ लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन 5-8 बहुत ही फुर्तीला और तेज था जिसके हाथों को युनसावर देख ही नहीं पा रहा था और इधर उधर उछल के उसके सर में मारे जा रहा था। तो युनसावर उससे गंदी जबान में कहता है कि थोड़ा हिल कम और सामने से लड़। तो 5-8 उससे कहता है ठीक है, आजा फिर। जैसे ही युनसावर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो 5-8 उसे एक ही मुक्के में नीचे गिरा देता है और कहता है बदतमीज, बोलने की तो अकल नहीं है और ये सीखेगा। अब एक नया स्टेप सीखने के लिए युनसावर को एक मशीन के आगे खड़ा कर दिया जाता है। अब 5-8 उससे कहता है कि जो भी तुम्हारे सामने बॉल आएंगी तुम्हें उसे हाथ से मारना होगा, ना कि बचना। वो पहले मजाक मजाक में तो कह देता है कि हाँ ठीक है, ये कौन सा मुश्किल काम है। 5-8 कहता है ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करो। फिर जब युनसावर बॉल्स की रफ्तार देखता है तो वो डर के मारे एक साइड में हट जाता है। वो किसी भी बॉल को टच कर ही नहीं पा रहा था, उसकी एक बॉल सर में आकर लगती है। तो युनसावर उससे कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता और हिम्मत है तो तू करके दिखा। 5-8 अपने आदमी को भेजता है। वो बहुत फुर्तीला और बॉडी बिल्डर था जिसके 6 पैक्स भी थे। अब जब मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो वो बहुत ही आसानी के साथ बॉल्स पर निशाना लगा देता है और पैर से भी मार देता है। युनसावर उसके पैर से बॉल मारने वाले तरीके को बहुत ही इंप्रेशन से देखता है। अब 5-8 उससे कहता है कि अब जा, अब यहाँ से निकल। तो युनसावर उससे बहुत ही अचंभे के साथ पूछता है कहाँ। तो 5-8 उससे कहता है कि डिलीवरी मैन भर्ती के लिए क्या तुझे अपना नाम नहीं लिखाना, क्या तुझे उसमें एंट्री नहीं लेनी। युनसावर समझ जाता है और डिलीवरी मैन भर्ती के लिए अपना नाम लिखाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। डिलीवरी मैन भर्ती के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। युनसावर के साथ साथ उसके दोस्त भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जब बॉडी स्कैनिंग डिवाइस से उसको स्कैन किया जाता है तो उसके दोस्त तो शरीर में कमजोर होते हैं और दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन युनसावर एकदम फिट और चुस्त था, इसलिए उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब युनसावर जैसे ही अपना टैग लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उससे एक आदमी रास्ते में टकरा जाता है जिससे उसके कंधे में काफी दर्द होता है। वो आदमी उससे माफी मांगता है और आगे बढ़ जाता है। युनसावर वहाँ पहुँचने के बाद इतना नर्वस हो गया था कि वो बॉयज लाइन के बजाय गर्ल्स लाइन में लग गया। तो दूर से उसे एक लड़की इशारे से बताती है कि तुम्हारी लाइन ये वाली है। अब युनसावर शर्मिंदा होते हुए वहाँ से निकल जाता है और अपनी मशीन के पास आकर खड़ा होता है। उस मशीन में युनसावर की एज को पूछा जा रहा था, लेकिन युनसावर को अपनी एज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो युनसावर उसमें अनकाउंट डाल देता है। इसका मतलब है कि उसे अपनी एज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और फिर उसके बाद उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है तो वो उसमें भी नो डाल देता है। अब उसका टैग बनकर आता है जिस पर उसका नाम रिफ्यूजी 34 था। अब हम शाम के टाइम युनसावर को 5-8 के ट्रेनिंग सेंटर में देखते हैं, जहाँ पर वो
5-8 का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में उसका टैग भी होता है। जब 5-8 और 4-1 वहाँ पर पहुँचते हैं तो युनसावर से पूछते हैं, देखिए तुम्हारा कार्ड, क्या नाम मिला है तुम्हें? तो 4-1 उसके कार्ड को पढ़ती हुई कहती है, रिफ्यूजी 34। इतना कहते ही वो दोनों लोग उस पर हंसने लगते हैं। अब 5-8 उसे फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है और अब हम देखते हैं कि 5-8 ने उसे काफी अच्छा फाइटिंग में माहिर कर दिया है। वो अब बहुत ही अच्छे से फाइटिंग कर पा रहा था और लोगों से लड़ पा रहा था। 5-8 अपनी टीम से उसे लड़ाने की कोशिश करता है तो वो सब लोगों को अच्छी तरीके से मारपीट करके उन्हें हरा देता है। अब हम बॉलिंग मशीन को देखते हैं जिससे बॉल काफी स्पीड में युनसावर की तरफ आ रही होती है, लेकिन अब 5-8 ने उसे इसमें भी माहिर कर दिया है। वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से खेल पा रहा था और हर एक बॉल पर निशाना साध पा रहा था। इतना ही नहीं, वो बॉल को अब और भी अच्छी तरीके से पैर से मार पा रहा था और कहता है ये तो बहुत आसान है। उसकी ये बात सुनकर 5-8 कहता है ये पूरा पागल है। अब छमियोंग ग्रुप के डिलीवरी मैन मुकाबले भर्ती का पहला राउंड शुरू होता है। अब हम युनसावर को व्हाइट रूम में काफी लोगों के साथ देखते हैं। अब एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें इनको बताया जाता है कि रूम का अभी ऑक्सीजन लेवल 100 है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया जाएगा और जो रूम में आखिर तक खड़ा रहेगा वो अगले राउंड में जाएगा। अब लोगों को अलग अलग रूम में बंद कर दिया जाता है। अभी रूम का ऑक्सीजन लेवल 100% होता है और ये लोग आपस में अब लड़ने लगते हैं। लोग इतनी बुरी तरह से वहाँ पर लड़ रहे थे कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि कोई मरे या जिए, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्हें तो बस इस मुकाबले को जीतकर अगले राउंड में जाना था। लोग एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। युनसावर को जैसा कि सिखाया गया था वो भी बहुत बुरी तरह लोगों को मारने लगता है और 5-8 ने उससे कहा था कि किसी पर भी रहम नहीं करना है और बहुत बुरी तरह मारना है और ज्यादातर उनके मुंह पर वार करना है जिससे कि वो नॉकआउट होकर नीचे गिर जाएं। अब युनसावर बहुत बुरी तरह हाथ पैर चलाकर एक आदमी को मारने लगता है जिससे कि वो बहुत बुरी तरह नीचे गिरता है, लेकिन युनसावर को भी बहुत सारे लोग मारने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को खड़ा करके वहीं रोक लेता है। अब हम युनसावर के सामने 3 लोगों को देखते हैं जो कि उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन युनसावर अकेले ही तीनों को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। अब रूम का ऑक्सीजन लेवल 50% रह गया है तो युनसावर कहता है कि ये तो पूरा पागलपन है। अब युनसावर फिर से लोगों को मारने लगता है। लोग धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे थे और जो ज्यादा ताकतवर थे वो बचते जा रहे थे। इसका मतलब ये था कि युनसावर को अब जीतना और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो लोग मारपीट से बच रहे थे वो और भी ज्यादा ताकतवर थे। युनसावर को इस लड़ाई के बीच बहुत सारी चोटें आ गई थी। अब धीरे धीरे सारे लोग अब गिर चुके हैं, लेकिन एक आदमी युनसावर को पकड़ लेता है जो कि अंतिम बचा है। उसने बहुत बुरी तरीके से युनसावर को गिराकर अपने हाथों से जकड़ लिया है। युनसावर छूटने की कोशिश करता है लेकिन उसको अभी बीती बातें याद आने लगती हैं। उसको याद आने लगता है कि रेमी को गोली लगी थी और वो बुरी तरह से घायल हो गया था और जैसे ही उसके सर में गोली लगी वो बेहोश हो गया। अब युनसावर जैसे ही उस दर्द भरे लम्हे से बाहर आता है तो वो किसी न किसी तरह से उसके पैर मारकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब देखने में ऐसा लग रहा था कि युनसावर अब गिरने ही वाला है। उसके सामने से वो आदमी उसके तरफ पैर मारते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन युनसावर खुद को संभालते हुए साइड में हट जाता है। रूम का ऑक्सीजन लेवल अब बिल्कुल डाउन हो जाता है। अब युनसावर उसे नीचे गिरा देता है और उसके सीने पर बैठकर बहुत तेजी के साथ उसके मुंह पर मारने लगता है और इसी के साथ ही साथ युनसावर इस राउंड को जीत लेता है। उसी की तरह और भी रूमों से बहुत सारे लोग जीत कर निकलते हैं जिनका नाम होता है, पहले रूम के विजेता होते हैं जियो स्योंग, दूसरा पार्क स्योंग, तीसरा ह्योंग स्योंग, चौथा यून स्योंग सिंह, पांचवा चोई सो ह्यो, छठा टी लियोंग ड्योंग, सातवां किंग स्योंग योंग और आठवां रिफ्यूजी 34 मतलब युनसावर। अब इन सभी लोगों को सेकंड राउंड के लिए तैयार किया जाएगा। अब हम युनसावर को ट्रेनिंग सेंटर में बीच में सोता हुआ पाते हैं, लेकिन जैसे ही युनसावर अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने 5-8 और उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो वो जल्दी से उठता है और उससे कहता है कि मैं जीत गया। तभी 5-8 उससे पूछता है क्या तुझे गाड़ी चलाना आती है? तो युनसावर कहता है हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी चलाया करता था। तो 5-8 उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर से कार को चलवा कर देखता है तो वो कार को बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रिफ्ट कर पा रहा था। तो 5-8 कहता है चलो सेकंड राउंड के लिए तो ये क्लियर है ही। अगर आपको मूवी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका अगला पार्ट 14 जनवरी को अपलोड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।